तो दोस्तों आज मैं बात करते हैं यूपी पुलिस की हिंदी। तो यूपी पुलिस के हिंदी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि उससे अंदाज़ा लग जाता है कि मैं कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 38 तो हो गए थे जीके जीएस की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ मेरी लगा दो तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, और अगर मेरा लगा दो तो क्या आएगा, यहाँ पुल्लिंग आएगा। तो यहाँ लगा के देख लो आप, मेरी इच्छा, तो ये शब्द कैसा, स्त्रीलिंग आया। स्त्री क्या बोलते हैं, वाइफ, डब्लू। और जो पुरुष होता है या मैन, वुमेन, डब्लू को वुमेन बोलते हैं, इसे मैन बोलते हैं, ठीक है। अगर शब्द मेरी लग के आएगा तो वो स्त्रीलिंग होगा, और मेरा लग के आएगा तो वो पुल्लिंग होगा। शब्द ठीक बैठना चाहिए। जैसे मैं बात करते हैं मेरी इच्छा, तो ये कैसा, ये स्त्रीलिंग है। मेरा इच्छा नहीं आता है, ठीक। मेरा राष्ट्र, ये सही है। ये कैसा, ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग पूछा गया। अब लगाओ मेरी राष्ट्र, तो मेरी राष्ट्र नहीं, शब्द बनता ही नहीं है। बात करते हैं रक्षा की, तो मेरी रक्षा, तो ये क्या, स्त्रीलिंग है। मेरा रक्षा नहीं होता है। मेरी योग्यता, तो ये स्त्रीलिंग है। मेरा योग्यता नहीं होता है। तो ऐसे आप पहचान कर लो, किसी भी कोई शब्द हो आप लगा सकते हो आराम से, और हर एक की पहचान आप इससे कर सकते हो। तो आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कतई मत डरना। क्वेश्चन नंबर 40, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो पता होना चाहिए, जो प्राण होते हैं उनको सदा बहुवचन में बोलते हैं। क्योंकि मैं बोलेंगे कि प्राण उड़ गए, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि प्राण उड़ गया, नहीं, प्राण उड़ गए, तो वो बहुवचन में पहुंच जाते हैं। बात करते हैं ने। ने किस कारक का चिन्ह है। तो ने कर्ता कारक का है। आपको पता होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ड से, तो ये याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम आपको पता होना चाहिए, सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो सर्वनाम में आप सर्वनाम है, और ये सब है, ये संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से विशेषण क्या है। तो विशेषण का मतलब होता है जो जिसकी विशेषता बताई हो। तो शांत एक विशेषता बताता है कि शांत आदमी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 44, प्रेरणाधार प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो क्वेश्चन 44 का आंसर 3 है, सुनाना। जैसे सुनना तो मूल होता है, जो मूल क्रिया होती है, और सुनाना मतलब किसी से सुना, किसी को सुनाओ, तो ये क्या होती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 45, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल क्या है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी मतलब काम हुआ है, तो ये कैसा है, ये पूर्ण वर्तमान काल, मतलब काम हो चुका है ना। अगर यहाँ होता कि लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो वो पूर्ण वर्तमान काल नहीं होता, ठीक है। तो वो कैसा होता, वो अभी मतलब चल रहा है, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल होता। तो यहाँ काम पूरा हो गया तो पूर्ण वर्तमान काल होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत भाषा से अलग हुए हैं। जैसे जो एक होते तत्सम, तद्भव, तो जो तत्सम से नए शब्द बन जाते हैं उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। तो अचरज, अचरज कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47, शीत का विलोम होगा। तो शीत का विलोम आपको पता होना चाहिए, ऊषण है। ऊषण का और शीत का थोड़ा मिलाप करता है। आप शीत का विलोम ऊषण ही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, 48 में बताया कि कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर का अर्थ टैक्स होता है, कर का अर्थ क्रेड होता है, कर का अर्थ हाथ होता है, मगर सूर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49, जो कठिनाई से मिलता है, कि एक के लिए एक शब्द होगा, जो कठिनाई से मिलता है उससे हम क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो अनिल को हम वायु कहते हैं, और अनल को हम आग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, पराजय में उपसर्ग है। तो पराजय में क्या उपसर्ग है, तो पराजय में उपसर्ग है परा। जैसे हम बोलेंगे परा प्लस जय,
उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगे, उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर उपसर्ग था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। लिखावट में प्रत्यय है, तो उपसर्ग का मतलब आगे लगना और जो प्रत्यय है इसका मतलब पीछे लगना। तो आप लिख के देख लो एक शब्द, लिख प्लस आवट, क्योंकि लिखा प्लस आवट नहीं कर सकते आप, तो लिख प्लस आवट, तो कौन सा शब्द है, आवट, तो आवट चौथा है, ठीक है, तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53। महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, क्योंकि बड़ो आ और प्लस उ क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है, तो याद रखना ये ओ बन जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, महोत्सव। तो ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 54। मैंने घर जाना था, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो आपको सिंपल बात है कि मैंने घर नहीं होता है, घर क्या होता है, मुझे घर जाना है, ठीक है, तो अशुद्धि कौन से पे, मैंने पे, यहाँ क्या होती, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना, ठीक है, तो ऐसे शब्द होता तो ठीक था, तो मैंने घर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55। देशभक्ति में समास है, तो जो देश के लिए भक्ति करता है तो इसमें कौन सा होगा, तत्पुरुष है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है, तो गोली चलाई जाती है, तो इसमें कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो अव्यय क्या शब्द होता है, और होता है। अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम संधि विच्छेद या कुछ भी नहीं कर सकते, जिनका कोई समास ना हो, जिनमें कोई संधि विच्छेद नहीं कर सकते। अच्छा, और में क्या संधि विच्छेद, जिनमें कोई उपसर्ग ना हो, तो वे क्या होते हैं, वो अव्यय शब्द होते हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 58। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है, तो हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, इसका आंसर 3 है, तो जो ऐसा होता है ये पूर्ण विराम होता है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये है जो हम बोलते हैं जैसे विस्मय दुबोधिक, जैसे हे भगवान, हम बोलेंगे हे भगवान या हे राम, कोई भी आप बोलो, मैं बोलता हूँ कि हे राम, हे राम, तो उसके बाद हम विस्मय बोधक लगा देते हैं, हे राम आप मेरी, हे राम ये क्या हुआ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, तो ये मैं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ठीक है। और जो पॉन्ड होता है ये हिंदी में नहीं होता है, ये इंग्लिश में होता है, ठीक है। और जो नीचे वाला 4 नंबर है ये इसको बोलते हैं फिरसन वाचक चिन्ह, फिरसन वाचक, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, तो दूध का धुला आपको पता होना चाहिए क्या होगा, कि निर्दोष होना, सबको पता है कि दूध का जो धुला होता है उसे क्या कहते हैं, निर्दोष होना, ठीक है, उसका कोई दोष नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 60। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकती का सही अर्थ है, तो वो तो आपको पता होना चाहिए, जो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, जो आदमी शक्ति वाला होगा तो उसका तो काम बन ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 61। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो इतने सरल क्वेश्चन आए थे, नहीं, रियल में यही क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, तभी आप हिंदी 30 प्लस करके या 35 या 34 करके आते इसी वजह से, ठीक है। मेरा चैनल यूपी ब्लॉगर सुनील है, अगर आप उससे हिंदी पढ़ लोगे ना, सच बता रहे हैं, 34 35 से कम नहीं करके आओगे, ठीक है। वीडियो पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बताना कि मेरी वीडियो कैसी है, इससे मैं और भी आपको पेपर और देंगे लाकर, जिससे आपको पता लगे कि हिंदी किस टाइप की पहले आती थी। क्वेश्चन 62। दुआ के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दुआ के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13। आज मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिंदगी में भूल नहीं सकते आप। दोहा, दोहा का मतलब होता है धोखा, थोड़ा सुन लो, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा। धोखा, धा बनाओ, धोखा, हाँ।
आपको कैसे पता है कि इसमें कितने चढ़ होते हैं? 4 चढ़ होते हैं। 4 चढ़ होते हैं पहले और तीसरे चढ़ में। पहले और तीसरे चढ़ में कितनी मात्राएँ होती हैं? 13 है और 13, ठीक है? या एक ही रखो बस। हाँ, पहले तीसरे चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? 13, 13, ठीक है? और कट गया। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? 11, 11, और पहले और तीसरे चरण में 13, 13। आज से याद रखना, अगर भूल जाओ तो इसका उल्टा क्या होता है? सॉर्टा होता है। सॉर्टा में कितनी होती हैं? पहले में 11 होती हैं, पहले और तीसरे में, और दूसरे चौथे में 13, 13 होती है। याद रखना। अगर धोआ आ जाए तो धोआ का मतलब धोखा होता है। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। क्या हुआ, एक पिताजी थे, वो अपनी लड़की की शादी रोकने गए। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की की शादी रोकी, एक किसी अच्छे लड़के को। तो उस लड़के से कहा कि बेटा मैं आपको 13 लाख रुपए देंगे। तो लड़का मान गया, चलो ठीक है, मुझे दहेज 13 लाख मिल जाएगा। जब वो लड़का बारात लेके आया अपनी मतलब वाइफ को लेने के लिए उसके घर, तो उसके बाप ने क्या किया, उसके बाप ने उसे धोखा कर दिया। धोखा कितना किया? 2 लाख का। तो 2 लाख का धोखा, जब 13 में से 2 लाख घटाओ तो 11, तो 13 से 11 किया मतलब धोखा। तो धोखा कहाँ हुआ था? धोआ में। याद रखना कि धोखा कब होता है? जब पहले इंसान ज्यादा रुपए दे और बाद में उसे कम रुपए दे, उसे हम धोखा बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि धोआ में हमेशा पहले उसने ज्यादा रुपए दिए थे, मतलब कितने दिए? 13, मतलब 13 देने को कहा था और दिए कितने? 11। तो उसने क्या किया? 2 लाख का धोखा कर दिया। तो समझ लेना कि धोआ वहां आता है जहाँ पहले 13 मात्राएँ आती हैं, बाद में 11 मात्रा आती हैं। तो आज आपसे भूल नहीं सकते कभी भी। सेकंड नंबर में आपको यहाँ और बता दें कि सौठा क्या होता है। जब बात आ गई है तो बता ही देते हैं, क्योंकि ये ट्रक है और ज़िंदगी में नहीं भूलोगे आप। सौठा में होती हैं पहले और तीसरे चरण में। पहले तीसरे चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? 11, 11, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? 13, 13। हमने बोला था उल्टा हो गया था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ट्रिक कैसी लगी आपको। हाँ, बात करता हूँ दूसरे सौटा की। तो सौटा में क्या हुआ, फिर उसके बाप ने पहली लड़की की शादी कर दी। फिर बात आई दूसरी लड़की की। तो दूसरी लड़की की वो देखने गया लड़का, तो उसे लड़का एक अच्छा मिल गया, जो आप जैसे एक नौकरी की तैयारी करता था, जैसे आप करते हो। तो वो यूपी पुलिस की या आर्मी की तैयारी कर रहा था। तो क्या हुआ, उस लड़के की शादी रोक दी। रोक के जैसे ही घर पे आए, तो 1 महीना बाद उसकी जॉब लग गई। आर्मी में या फिर यूपी पुलिस में उसकी जॉब लग गई। तो फिर क्या हुआ, एक बात था, जब किसी इंसान की जॉब लग जाएगी, पहले उसके बाप ने कहा था कि बेटा मैं आपको रुपए देंगे 11 लाख दहेज में, ठीक है? उसकी लग गई जॉब। अब एक बात तो 11 लाख में शादी कौन कर लेगा जब जॉब लग जाएगी? तो जैसे ही वो बारात लेके आए तो उसके पिताजी ने कहा बेटा ऐसा करो। हाँ, उसने उसके पिताजी की माँग बढ़ गई थी, तो उन्होंने कहा एक बात, मैंने 11 कहा तो अब मैं आपको 2 लाख बढ़ा के देंगे। कितने देंगे? 13 लाख। तो क्या जो आपने उस पिताजी ने रुपए बढ़ा दिए, तो गाँव में क्या हो गया? गाँव में शोर हो गया एकदम, कि शोर हो गया कि उनके पिताजी ने मतलब 2 लाख और रुपए बढ़ा दिए, तो गाँव में शोर हो गया। शोर का मतलब सौटा होता है। याद रखना कि सौटा में क्या हुआ था, पहले 11 लाख दिए गए थे, मतलब देने को कहा था, जब लड़के की जॉब लग गई थी, तो उसे कितने लाख दिए? उसे 13 लाख रुपए दिए। 2 लाख बढ़ा के दिए, तो 13 लाख जब दिए तो गाँव में क्या हो गया था? शोर हो गया था। तो शोर का मतलब सौटा। आज से ज़िंदगी में नहीं भूलोगे आप, ठीक है? बात करते हैं 63। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द अलंकार है? तो शब्द अलंकार का मतलब, तो शब्द में चमत्कार पाया तो यमक अलंकार है। आप मेरी हिंदी पढ़ लेना ना, उसमें ऐसे ही हमने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तो तालव्य का मतलब होता है, जो हमारी जीभ होती है ना, उससे बोलने पर जो धुन आए उसे हम तालव्य बोलते हैं। चलो बोल के देखते हैं हम। टा, तो टा मतलब जीभ उल्टी हो गई, तो ये क्या हो गया? मुर्दा हो गया। ये कैसा शब्द है? मुर्दा। जब भी जीभ उल्टी हो जाए तो मुर्दा शब्द होता है। पा, पा, पा हमने बोला तो क्या हुआ? मेरे दोनों ओंठ मिल गए। आप बोल के देखो ना। पा, तो दोनों ओंठ, इसे क्या बोलते हैं? हम ओष्ठ बोलते हैं। जब मेरे ओंठ मिल जाते हैं उसे ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं सा। सा, तो सा में क्या हुआ है? सा में हमारे जीभ से आवाज आई, सा, सा। तो हमारी जीभ, जीभ मतलब स्पर्श हो रही है, तो ये कैसा है? ये तालव्य है। याद रखना, क्वेश्चन 64 का 3 नंबर तालव्य है, ठीक है? का, का कैसा है? का को बोलते हैं हम कंठ, क्योंकि जब हम का बोलते हैं ना,
तो आवाज़ मेरे कंठ से आती है। एक बार आज़मा के देखो ना, का, का, तो मेरे कंठ से बोला जाता है, ठीक है? तो अब आगे में बात करते हैं। अगर अच्छी लगी ना, तो ज़रूर लाइक करना और वीडियो में कमेंट में बताना कि आपको हिंदी कैसी लग रही है। निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ड अघोष है? आपको एक ट्रिक बताएँगे हम। तो यहाँ अघोष कौन-सा है? का। कौन-सा है? का। आपको याद होना चाहिए कि का, इसकी ट्रिक होती 1 और 2। जब भी वर्ग में 1 और 2 नंबर आ जाएँ तो वो कैसे होते? अघोष होते। एक होते घोष। तो घोष को क्या बोलते हैं? घोष को बोलते हैं 3, 4, 5। जैसे एक वर्ग है, मैं समझाया थोड़ा आपको। 1, 2 को क्या बोलते हैं? अघोष। और 3, 4, 5 को क्या बोलते हैं? मतलब घोष, ठीक है? जैसे का, खा, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी और अड़ा खाली, ऐसे है। तो 1 और 2 ये कैसे वर्ड हैं? ये अघोष। और 3, 3, 4, 5 ये कैसे वर्ड है? ये वर्ड है घोष। तो याद रखना, जो भी वर्ग होते हैं ना, उसके पीछे वाले 3 वर्ड घोष होते हैं, आगे 2 वर्ड अघोष होते हैं। जिंदगी में नहीं भूलोगे आप ये ट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो आप जो हमने ट्रिक बताई थी, आप उससे एक बार ट्राई करो। उपहार, तो मेरा उपहार ये पुल्लिंग है। मेरा ग्रंथ ये भी पुल्लिंग है। मेरा मस्तक ये भी पुल्लिंग है। मेरा रचना ऐसे नहीं बोल सकते आप, मेरी रचना। तो रचना कौन सी है? स्त्रीलिंग है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो इसमें गद्यांश है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो पहले गद्यांश पढ़ लें हम। भारत ने स्वाधीनता स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे-छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल-कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। काफ़ी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी है। खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं व प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतिभागियों में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कहावत चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवन का। तो यहाँ क्वेश्चन दिया, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहां से, तो आप इसमें ढूंढ के देखो एक बार, क्योंकि वहां से क्या हुआ है? आपसी गुटबंद, खिलाड़ियों की अपेक्षा, दोषपूर्ण नियुक्तियां, खेलों का राष्ट्र सम्मान। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहां के, तो आप यहाँ एक बार चेक कर दो। तो कहाँ पे ये मिलेगा? ये स्वर्ण पदक दोषपूर्ण सरकारियां खो चुके हैं, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल को राष्ट्रीय समय पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये है। निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। क्यों निकल गए? दुनिया के छोटे छोटे विकसित अविकसित मतलब अविकसित देश हैं। कभी भी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला आज खेल में पृष्ठक हो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार? एक को सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर तो इस पे साम सीधा मतलब है कि खेल का राष्ट्र का सम्मान नहीं, खेलों का राष्ट्र सम्मान नहीं है, तो इसलिए हम खेलों से आगे निकल गए हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? खेलों का गिरता स्तर, क्योंकि खेल के बारे में बताया गया, तो खेलों का गिरता स्तर है। क्वेश्चन नंबर 69, खेलों के गिरते स्तर का कार्ड नहीं है। खेलों के राष्ट्रीय सम्मान, ये कोई कार्ड नहीं है। कौन सा कार्ड है?
दोषपूर्ण नीतियां हैं, संघों की गुटबाजी है और सुविधाओं का अभाव है, ये कारण है। तो पूछा क्या गया, कारण नहीं है, तो ये आंसर सही होगा आपका। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 की। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये 5 क्वेश्चन आते हैं। तो किससे पड़ता है, आपसी गुटबंदी होने से। क्वेश्चन नंबर 71, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, तो खेल राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। गद्यांश के अनुसार है, आपके अनुसार नहीं। अब आए क्वेश्चन नंबर 72, कमायनी की रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। गोदान किसका उपन्यास है, तो पता होना चाहिए, गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 74, बीजक किसकी रचना है, तो बीजक कबीरदास की रचना है। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। अब क्वेश्चन नंबर 76, बस इतने ही थे, उसके बाद रीजनिंग क्या गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और एक बार कमेंट में बताना कि वीडियो कितनी अच्छी बनी आपके लिए।